उसके बाद इसको शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में 204 हमने बताया था आपको, तो 204 एंड 206 ये दोनों ही फॉर क्रॉनिक डिजीज, फॉर क्रॉनिक केसेस इट विल हेल्प यू फॉर एनालिसिस ऑफ केस एंड नेक्स्ट फॉर एनालिसिस ऑफ मायर्सन। तो 204 में हमने आपको लास्ट क्लास में 3 कंडीशन बता दिया था कि हाइड्रोजेनिसिटी, लाइफस्टाइल और जो बच जाएगा देन इट विल बी मायर्सन। और 206 में फिर उसके बाद फर्दर है कि अब मायर्सन जो है कौन सा मायर्सन, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस एंड दैट इज कॉल्ड मायर्समेटिक एनालिसिस। तो इस दोनों एफिज्म का जस्ट नोट बना के लिख लो। फॉर योर क्रॉनिक डिजीजेस बिफोर यू प्रिस्क्राइब, इवन ड्यूरिंग योर टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स, these two aphorisms must be utilized properly. पहले का यूटिलाइजेशन होगा फॉर एनालिसिस ऑफ केस, इस वर्ड को याद रखना, एनालिसिस ऑफ केस। 206 का इस्तेमाल होगा फॉर एनालिसिस ऑफ मायर्सन और यू कैन से मायर्समेटिक एनालिसिस। So before we begin the textbook, यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल गाइडलाइन के साथ हम आपको ले चलना चाह रहे हैं। मायर्समेटिक एनालिसिस, दैट मींस मायर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हिच मायर्सन इट बिलोंग्स टू। आइडेंटिफाई करने से पहले मायर्सन को खोजना होगा, पाना होगा। So from where in your case taking you will start searching for मायर्सन। ये आज का टॉपिक है, इसको पहले लिख लो फिर हम टेक्स्ट शुरू करेंगे। From where you will start searching for miasmatic things. पहले कई बार छोटा छोटा सा थोड़ा सा इसके बारे में बता चुके हैं। Anyone having any idea? So this search for indication of chronic Maelsen begins with the direction that Hahnemann has given in aphorism number 5. अगर आपको याद हो तो एक बार फिर से देख लेना। One of the most useful aphorism for case taking and afterwards practical phenomena. और वो एफिज्म नंबर 5 में क्या है? यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर। क्या कह रहा है? यूजफुल किस चीज के लिए? टू असिस्ट हिम टू क्योर। और वो क्या है? फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज फॉर एक्यूट डिजीज, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करके नहीं कर रहे। उसके बाद क्या कहता है? The most significant point, इस पॉइंट को सबसे अच्छे से आप बड़ा पॉइंट बना दो। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। The most significant point, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, सर्कल कर लो। और ये सिग्निफिकेंट पॉइंट कहाँ होगा? History of chronic disease. When we say whole history of chronic disease, that means it is not just the history of patient related to the time of birth or related to the time of conception. Patient may have its history from the time of conception.
but it is not saying here the history of the patient. Here is the saying history of the chronic disease. So आप यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉइंट बना के लिख लो। सबसे पहला क्या करना है, आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट ढूंढना है। वहां से आपको ये क्यों होगा ये आपको अभी बताएंगे। फिर 206 जो है ना, वहां से इसका रिलेशन है। So in advance, when you will study aphorism number 5, then you have to study aphorism number 5 related with aphorism number 206. So to search out, the first emphasis is to go into the history, identify the most significant point. यहाँ पे देखो दो चीज है, अगर फिर से इसको थोड़ा सा शब्दों का खंडन करो तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नहीं कह रहा, सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो इस सिग्निफिकेंट का भी कुछ सिग्निफिकेंस है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रास्ते में घटने वाली हर घटना आपकी बीमारी से कितना रिलेटेड है, दैट एफिकेसी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, कि वो इससे कितना रिलेटेड है। जिस तरह से एक्यूट कॉज के लिए वहां पे कह रहा है प्रोबेबल पार्टिकुलर्स ऑफ प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, उसी तरह से यहाँ क्रोनिक केस में क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट पॉइंट। ना ही वहां सिर्फ एक्साइटिंग कॉज कह रहा है, ना ही यहाँ पे सिर्फ पॉइंट कह रहा है, एनी हिस्ट्री पॉइंट, एनी लैंडमार्क फ्रॉम द हिस्ट्री, बट इट मस्ट बी देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ cause and effect. Here it is in the form of significance with cause and effect. So significance को भी हम एक बार रिलेट करेंगे बाद में। अभी आ जाते हैं, अगर पॉइंट को हिस्ट्री में सर्च करना हो तो कहां से करेंगे। So आप लैंडमार्क लिख लो, इसको कह लो लैंडमार्क ऑफ सर्चिंग दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट। अब आप इसको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको आप लिखना शुरू कर दो। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री आफ्टर बर्थ, पास्ट हिस्ट्री। अभी से लेके बर्थ तक, हमने कहा रिट्रोग्रेड जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहां से चलना शुरू करेंगे। अभी द मोमेंट पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वहां से लेके उसके जन्म तक, फर्स्ट पॉइंट। Second point is the event and circumstances during delivery or during birth. Event and point से कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। So event and circumstances during birth, उसके बाद आ जाता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इस थर्ड पॉइंट को आप लिख लो, 4 सेक्शन में डिवाइड करो। क्या क्या होगा 4 सेक्शन, एनीवन? तो 3 ही होता है, आई थिंक आपने भी वही काइंड ऑफ पढ़ा होगा। The circumstances during the moment of conception. Then first trimester, second trimester and third trimester. चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, व्हाट यू विल सर्च फॉर ड्यूरिंग दिस इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अब यहाँ मोमेंट ऑफ कंसेप्शन के ऊपर नहीं जा रहे, बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर है वहाँ डिलीवरी और कंसेप्शन, इसका डिस्कशन एग्जाम्पल के साथ बाद में बता देंगे। यहाँ पे क्या देखोगे,
पता तो होना चाहिए कि क्या जानना है, तभी तो पूछोगे, तभी तो कोशिश करोगे, नहीं तो पेशेंट बोल के निकल जाएगा और आप कहीं कहीं देखते रह जाओगे। स्ट्रक्चरल फैमिली वालों का बिहेवियर और चाइल्ड का डेवलपमेंट और नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड। चलो पॉइंट्स लिख लो, ऐसे रफली बोलोगे तो फिर वो चीज़ कंफ्यूज करोगे। सबसे पहला सर्च होना चाहिए कि बिफोर कंसेप्शन और बिफोर प्रेगनेंसी इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन टू द मदर, है कि नहीं है। कहीं कहीं पे मिलता है कि 7 साल 10 साल हो गया शादी को, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके लिए हम दुनिया भर की दवाई खाते रहते हैं और उसमें हार्मोन वाली दवाई तो कभी खाने ही नहीं, हम सही होगा। तो वो हार्मोन वाली दवाइयाँ या वो दवाइयाँ फॉर कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका कंटिन्यूएशन कब तक चल रहा था। जस्ट द पेशेंट कैन टू नो अबाउट प्रेगनेंसी, वो दवाइयाँ चल रही थी या उसको छोड़े हुए 6 महीने हो गए थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और किस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट का यूटिलाइज किया गया। और आज के दौर में तो आज वो भी देखना पड़ता है कि ये इतने ट्रीटमेंट के बाद भी इट इज नेचुरल प्रेगनेंसी या आईवीएफ कराया गया था। सो फर्स्ट इज एनी टाइप ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिसिन, हाँ या ना, था कि नहीं था। दूसरा, वेदर शी इज यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स or any other contraceptive methods। और अगर हाँ तो फिर इस कम्युनिकेशन को कितने टाइम हुए। बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशन या उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेंसिटिव हो, तो स्पेशली वो जो प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करते हैं, आप लोग पीएसएम में पढ़ा होगा, और अगर बहुत लॉन्ग गैप नहीं हुआ है उसको डिसकंटिन्यू किए हुए तो उसका भी इफेक्ट आता है, और वो भी आपके कभी कभी प्रिस्क्राइबिंग के लिए, मेडिसिन के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो फर्स्ट इज एनी टाइप ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन और एनी टाइप ऑफ प्रीवियस इलनेस, नेक्स्ट में लिखोगे। लाइक पहले से मदर को डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपरेनी, हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पता है आप अगर कभी भी आप लोगों ने थर्ड ईयर में आई थिंक गायनी के वार्ड में या कहीं पे कुछ असिस्ट किया होगा, या किसी ने एंटीनेटल केयर असिस्ट किया है किसी ने, वेरी गुड डॉक्टर्स, यू आर गोइंग। चलो, ये कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, कुछ रूटीन टेस्ट होता है जो इमीडिएट करवाना चाहिए, जिसमें से ये जो टेस्ट बता रहे हैं। इसके अलावा फिर वो BDRL और XYZ अदर इन्फेक्टिव डिजीज के लिए टेस्ट कराते हैं। ये सारा रूटीन टेस्ट है जिसका बहुत इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नहीं कराओगे तो बाद में अगर इनिशियल में थोड़ा सा भी नेग्लेक्टेड हो गया तो बच्चे के ऊपर कोई परमानेंट डैमेज होगा, बाद में आप हिस्ट्री कर लो कोई दवाई से ठीक नहीं होने वाला है। खैर, इसके साथ एक और एडवाइस हम आपको देंगे विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मेनी केसेस,
जिसको बहुत ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, दैट यू मस्ट एडवाइज echocardiography of the mother, especially in first pregnancy, especially if the build of the mother is not proper. बहुत सारे टाइम पे देखा जाता है, ऑल्दो ये बचपने से रहने वाली बीमारी है, लेकिन अगर बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो, ASD PSD की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसका बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन अगर आप पहले कर लोगे तो बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन, और अगर आप बहुत अच्छे से अवेयर फैमिली से हो तो एक बार पहले ज़रूर करा लेना चाहिए बिफोर यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। सो इन चीज़ों का इफेक्ट बाद में आएगा। यहाँ ये एक एक्सोजिनस कॉज की वजह से हो रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो रहा है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, और वहाँ पे एक परमानेंट बाय डिफॉल्ट एक ऐसा डिफॉल्ट डेवलप हो जाएगा जिसको बोलते हैं ना कि उसको कंपनी में प्रॉब्लम है जो करेक्शन नहीं किया जा सकता, बाद में कंपनी में वापस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ वो होंडा और 160 से तो आया नहीं है, यहाँ तो वापस करने का मतलब है कि जब तक फिर बाद में ही चलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने से आप यहाँ पे बचा सकते हो, उन चीज़ों को पहले से अवेयर करने से। सेकेंड पॉइंट जब आएगा यहाँ पे लिख लो, जो फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट इसी में कहेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या जो पहले कुछ भी नहीं था, अब क्या ऐसा होता है कोई बीमारी जिसको हम आप कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डिजीजेस, और इसमें बहुत कॉमनली मिलता है जो सबसे ज़्यादा, दैट इज related to hypertension, related to thyroid dysfunction, कभी कभी डायबिटिक इनिशिएशन भी मिलता है, और इस तरह का बहुत सारा कंडीशन देखोगे। कभी कभी तो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद और डिलीवरी के बाद कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाता है, और कभी कभी यहाँ के बाद एक बार शुरू हुआ फिर मदर के बाद दैट प्रेगनेंसी कंप्लेन शुरू हो जाता है। इसका असेसमेंट भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में टाइम टू टाइम मदर का एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। अगर आपने थायराइड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया और अगर हाइपोथायरायडिज्म डेवलप हुआ है मदर को, तो फिर बच्चे के अंदर जब राइटाकार्प डेवलप होगा, उसको आप लाइफ में जितना भी पोटेंसी खिला दो, राइटाकार्प का ठीक नहीं होगा। और हाइपोथायराइड की वजह से सिर्फ राइटाकार्प भी नहीं डेवलप होता, बाकी भी डेवलपमेंटल डिजीजेस बहुत सारे डेवलप होते हैं, जो कि फिर से हम कहेंगे कि वही एक परमानेंट डिफॉल्ट डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आके रह जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होके रह जाएगा, जिसको आप बाद में मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत ठीक नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर हो गया है तो वहाँ देखोगे बहुत सारा कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसी को थोड़ा सा इनिशिएशन को जानने के लिए देखोगे, स्पेशली एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा, इंक्रीज एम्नियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोमियोस। क्या कॉमनेस्ट कॉज होता है वहाँ? अगर मल्टीपल प्रेग्नेंट नहीं है तो वन ऑफ द हिडन इंडिकेशन इज डायबिटिक, और इसी का उल्टा भी हो जाता है, लैक ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड भी होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अब इसके बाद देखोगे कि अगर ये डिजीज़ पता चल गया, ये कंडीशन एस्टेब्लिश हो गया, देन व्हाट ट्रीटमेंट शी हैड टेकन ड्यूरिंग दिस 9 मंथ, कोई एक्टिव मेडिकेशन चला, क्या चला और कैसे मैनेज रहा। उसके बाद कुछ डायट्रिक फैक्टर्स आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं जनरली हमारे यहाँ रूटीन में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में खास कर देखोगे आयरन, फॉलिक एसिड, इसका एक रेगुलर सप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों किया जाता है?
from the deficiency, but mostly iron content का hemoglobin कम है. इसका भी बहुत सारा, अगर आप डिफिशियंसी लेके बैठोगे, अगेन यहाँ पे एक्सोजीनस फैक्टर का डिजीज है, लेकिन बच्चे के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा. सो इसका भी प्रॉपर इंटेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड. ये अभी जानने के लिए मैनेज कर सकते हो, बाद में जानोगे तो इसके ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताकि जो डेवलपमेंटल या बाद में जो डिजीज आया है उसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जाना है या और हिस्ट्री में पीछे जाना है, फैमिली हिस्ट्री में पीछे जाना है, XYZ. सो इस कंडीशन के बाद एनी शॉर्ट ऑफ डाइटरी फैक्टर, इसके अलावा देखोगे बैलेंस डाइट, सिर्फ फॉलिक एसिड आयरन की बात नहीं है, बैलेंस डाइट की बात है. स्पेशली देखोगे फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा एक बिल्कुल एब्रप्ट चेंज आता है हार्मोनल सिस्टम में फीमेल के अंदर, उसकी साइकी के अंदर चेंज आता है, और उसका जो एक रूटीन होता है इमोशनल और फिजिकल दोनों बहुत बिगड़ जाता है. कॉमनेस मैनिफेस्टेशन आएगा, देखोगे वोमिटिंग हो रही है, नौसिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाना, जबकि वहाँ पे एक के बजाय 2 लोगों के लिए खाना जरूरी होता है, और हम एक का भी डाइट कम हो जाता है. इसी वजह से देखोगे रूटीन इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर वेट गेन हो रहा है कि नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर फिटल हेल्थ पे डिपेंड करता है. सो वो अगर डाइट में आपने उसको ठीक से नहीं खिलाया तो, या उसका डाइट इंटेक पूरा नहीं रहा तो मदर के अंदर ये वीकनेस तो बाद में रिकवर हो सकता है, बच्चे के अंदर अगर इसका रीजन पहुंचा तो वो बाद में रिकवर नहीं होगा. सो बैलेंस डाइट, रिक्वायर्ड डाइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है जहाँ पे स्पेशली हम कहते हैं कि डाइट प्रेगनेंसी के अंदर क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, वो उसका एक अपना रेगुलेशन होता है. थर्ड पार्ट में आ जाओ, डाइट के अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड एनी टाइप ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट. इसको एक अच्छे से समझना, 2 चीज बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, और दोनों वैरायटी के लोगों के लिए जरूरी है, दैट मीन्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. जो 2-4 यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों को समझ लेना. इस इमोशनल इम्पैक्ट का रीजन बता रहे हैं, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. एक्टिव और पैसिव कहने का मतलब एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड और गिवन टू द मदर, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, ऑफिस की तरफ से हो, बिजनेस की तरफ से हो, फ्रेंड की तरफ से हो, एनी साइड एक्टिवली ऐसा कुछ अगर टॉर्चर्स किया गया, इसका तो बहुत हद तक अगर एजुकेटेड फैमिली है, अच्छा फैमिली है, तो आप ध्यान रखते हो. व्हाट वी मिस जनरली इज पैसिव ट्रॉमा. अब ये पैसिव इमोशनल इम्पैक्ट क्या है पता? एक्टिव का ध्यान तो सब रख लेते हैं, क्यों? अगर कभी कभी देखेंगे कि हमको अच्छा बनना हो, ध्यान रखेंगे, मतलब अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का हार्म इमोशनल नहीं दे रहे. पैसिव क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हो ना? Yes. कुछ भी नहीं किया मतलब कुछ भी नहीं किया नहीं, कुछ भी नहीं किया. दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रॉमा. क्योंकि यहाँ कुछ भी करना नहीं था, कुछ करना था बट आपने नहीं किया. कुछ भी नहीं किया. बोले आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो ट्रॉमा कैसे हो सकता है? बोले इसीलिए तो ट्रॉमा है कि कुछ किया ही नहीं. सपोज कर लो आप सुबह में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा अलग से, सुबह में आप कितना ब्रेकफास्ट करते हो? एनीवन? 4 रोटी को खाते हैं. तो भी आज 0 फैट वाले ज़माने में. और दोपहर को कितना खाते हो?
आपको? अच्छा चलो एक चीज बताते हैं, आप रूटीनली घर पे जब यहाँ हो झाम कल क्या जब तीनों टाइम खाना होता है आपको, तो कितना खाते हो? इमेजिन कर लो जस्ट अब आप एक फ्रेंड के शादी में पार्टी में गए हो, डेस्टिनेशन वेडिंग में, अब ऑटोमेटिक देखोगे आपका एपेटाइट चेंज हो गया है ना, सारा डाइजेस्टिव जूस जो है उसके अंदर एक सर्ज आना शुरू हो गया अलग से, कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ इमेजिनेशन है वहां जा रहा है, ये वो ये सब अपना अपना इमेजिन करो जिसको जो पसंद है, तो सारा कुछ लेके कुछ रियलिटी, कुछ इमेजिनेशन, कुछ नीड, एक सर्च डेवलप हुआ ना। अब वहां भी आपको अगर इतनी सा खुराक मिल जाए तो फिर क्या करोगे? वहां शादी में गए, डेस्टिनेशन वेडिंग में दोस्त यहाँ गए और वहां सुबह सुबह वो पानी वाला वो आलू वाली सब्जी होती है ना जिसमें भूनना पड़ता है, ऐसे आलू लिया ऐसे चम्मच से निकालोगे तो पानी आया, उसके ऊपर से एक तरफ से वो वाला पराठा जो एक तरफ से ऐसे अकड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ से आधा गीला गीला कच्चा सा लगेगा, अब ये खाने को तो बहुत लोग खाते हैं ऐसे, लेकिन आप जहाँ गए हो उस सिचुएशन में अगर आपको यही मिले, अच्छा सुबह मिल गया, लगा चलो दोपहर को कुछ अच्छा आएगा, पता चला वही पुराना फिर आ गया। तो 4 दिन के बाद जब आप उस डेस्टिनेशन वेडिंग से लौटोगे, व्हाट वाज योर फीलिंग? आएगा ना, और जितने दिन वहां रहोगे वहां भी कुछ सोचोगे ना। यस। पहला एक आध दिन 2-4 दिन तो इंतजार में निकल जाएगा, नहीं उसके बाद समझ में आएगा कि अच्छा ये बात तो यही है, ऐसी चलने वाला है। अब ऐसी चलने वाला है तो या तो कुछ लोग चलो जो है चलो, और कुछ लोग ऐसे होते नहीं, कुछ लोगों को तो थोड़ा सा रिवोल्ट करने की आदत होती है, तो अलग अलग वैरायटी के रिएक्शन होंगे, अलग अलग फिनोमेना चलेगा। तो अल्टीमेटली आपका इमोशनल स्टेट वहाँ पे क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। यस। अब वापस आ जाओगे एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ, और जब एक प्रेगनेंसी का वो पीरियड, जिस तरह से शादी में गए थे आपका जो गैस्ट्रिक जूस सर्च हो रहा था, उसी तरीके से उस पीरियड में बाकी तरह आपका इमोशनल नीड एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ रियलिटी, इट गोज ऑन इन मल्टीपल डिमांड, और फिर वहां पे सिचुएशन वैसा हो कुछ नहीं किया। बहुत सारा अनगिनत केसेस मिलता है जहाँ पे लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर आया है, फीलिंग वहाँ पे मदर के अंदर देखोगे शॉर्ट का कि वहाँ मेरा ध्यान नहीं रखा कि ऐसा प्रेगनेंसी में हमको कोई देखने वाला नहीं था जी, खुद ही बनाना था, खुद ही खाना था, कुछ कोई कहने वाला भी नहीं था कि खा लो, तो खा लो, ऐसा उसको कोई कहता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा पीरियड आता है, कुछ ऐसा टाइम लाइन आता है जहाँ पे ये चीज़ें उसको एक, चाहे वो हमारा सोशल बैकग्राउंड कह लो ऐसा है कि उस टाइम पे हम देखा, सपोज कर लो हमारे घर में जैसे पता है कि आज भाई की शादी हुई, भाभी आई, उसका प्रेगनेंसी में लोग ऐसे ध्यान रख रहे थे, तो हमारे अंदर भी एक इमेजिनेशन आ गया कि जब कहीं हम जाएंगे हमारे साथ भी ऐसा ध्यान होगा, पता चला हम जिस फैमिली में गए वहाँ कुछ नहीं किया। सो दीज शॉर्ट ऑफ, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, सोच लेना बट ज़्यादा मत सोचना। These sort of things that is called passive emotional trauma, and these are also very vital. So not only active trauma but also passive trauma। ये passive trauma देखोगे कि हर इंडिविजुअल के लिए एक जैसा नहीं होता, हर किसी को इतना शौक नहीं होता कि हमको बहुत ज़्यादा पूछा जाए,
किसी किसी को ज़्यादा पूछ दोगे तो इरिटेशन भी होने लगता है, बोलोगे जरूरत से ज़्यादा फिर वो टांगर आ रहे हैं हमारे लिए। सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी कितनी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग सप्लाई चाहिए। सबको एक यूनिफॉर्म सप्लाई कर दोगे तो वहाँ भी नुकसान है। पता चला कभी कभी कोई घर हो जाता है जरूरत से ज़्यादा चिपकू, तो वो भी एक सरदर्द हो जाता है। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एनी कंटिन्यूएशन ऑफ हिस्ट्री और मेडिकेशंस, उसके बाद एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन और डिजीज दैट डेवलप्स ड्यूरिंग, देन इज द इमोशनल हंगर आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव और इन द फॉर्म ऑफ पैसिव, देन एनी सॉर्ट ऑफ आउटसाइडिंग डिजीजेस। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, आउटसाइडिंग डिजीजेस मतलब उस टाइम पे सडनली कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, आपने रूबेला के बारे में पढ़ा होगा, यस सर। उससे तो कुछ नहीं होता प्रेगनेंसी में। अच्छा होता है, बच्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या बात, चलिए पड़ता है, अच्छी बात है। अगर किसी को उस टाइम पे मलेरिया हो गया तो कहने के लिए बड़ा छोटे से, आज के दौर में मलेरिया इज वेरी इजी टू ट्रीट डिजीज, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज बहुत सारा क्लोरोक्विन का कॉम्बिनेशन आप उस टाइम पे नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक्स तो चलता है, टाइफाइड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन चलता है एलोपैथी में, अब तो थोड़ा थोड़ा यूज़ कम भी हो रहा है, पहले बहुत चलता था, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरामफेनिकॉल। नाम सुना है? सबने सुन रखा है, सुनी करते। What is the most commonest and earliest harm of chloramphenicol? तीन चीज जो है वो तो कॉमनेस्ट है हर चीज के साथ, वो तीन चीज पता क्या क्या है, एलोपैथिक दवाई की बात कर रहे हैं समझ लेना। तीन फिनोमेना बहुत कॉमनेस्ट है और वो ऑलमोस्ट हर एक मेडिसिन के साथ मिलेगा। तो तीन चीज क्या है, आपका स्टमक, किडनी और लीवर। और जितनी भी दवाइयों को कर लो, स्टमक के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट लगभग सभी का होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस, थोड़ा सा या ज़्यादा, जिसमें पेन किलर होगा तो ये और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बाकी चीज़ें होती हैं तो कम। किडनी लीवर में क्या होता है, लीवर को बेचारे को सपोर्ट करना होता है तो वो कभी कभी ठीक हो जाता है, और किडनी बेचारे को फिल्टर करना पड़ता है, घर का साफ सफाई, हर रोज सुबह में घर में कोई आती है ना हेल्पिंग हैंड, हाँ तो अब से अगर आए तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करना। आपके लिए शायद वो सिर्फ मेड हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करके जाती है आपके लिए, नीड रिस्पेक्ट। और वो अगर नहीं करें तो एक दिन कोई किडनी फेलियर इस्तेमाल कर लेना, घर के अंदर कितना यूरिया क्रिएटिनिन जमा होगा वो बाद में समझ में आएगा। या लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मेड, नहीं है तो एक बार घर पे फ़ोन करके पता कर लेना और पता चल जाएगा। तो ये हमारे जो अंदर किडनी है ना उसका वही काम होता है, लेकिन इसको बेचारे को लॉकडाउन में भी काम करना पड़ता है। तो किडनी लीवर ये तो हमेशा तीनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसको एक जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। क्लोरामफेनिकॉल जो बता रहे थे, क्लोरामफेनिकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है कि बोन मैरो डिप्रेशन करता है, बोन मैरो डिप्रेशन। खास के बहुत सारे लोगों में देखोगे ये जस्ट आपका 204 एप्रोजन पढ़ने के काम आएगा। फिर से बहुत सारे लोगों में कुछ कुछ एरिया में देखोगे किसी किसी को अक्सर हर साल 1 या 2 बार टाइफाइड हो जाता है, और अगर रूरल एरिया में हो तो वहाँ दो चीज़ें तो कॉमन है, अगर 4 दिन बुखार रह गया और पेशेंट अगर ऐसे खटिया पे उछलने वाला हो तो उसको कुनैन का इंजेक्शन डाल देते हैं, और नहीं अगर बुखार लगातार बना हो एकदम जैसे लग रहा है कि गाल पे डालो तो रोटी तुरंत खुल जाएगा तो उसको टाइफाइड का इंजेक्शन डालना शुरू कर देते हैं।
और उसके बाद 2-4 एपिसोड के बाद 2-4 साल के बाद देखोगे पेशेंट के अंदर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट वजह शुरू हो जाता है, जिसको आप अपने मटेरिया के अंदर में पढ़ते होगे मलेरियल कैकेक्सिया, एक टर्म आता है आपके मलेरिया मेडिका में। इंटरमीडिएट फीवर पढ़ोगे, वहाँ भी हेनिमेंडिस की बात की है। तो ये जो बोन मैरो डिप्रेशन बात बता रहे थे, जो टाइफाइड के लिए होता है, इसलिए भी बता रहे हैं कि अभी भी आप कहीं आपके जानकारी में किसी को ये डॉक्टर तुरंत बहुत जल्दी टाइफाइड डायग्नोज कर दे तो बहुत जल्दी दवाई पे मत कर दो, खासकर एलोपैथिक मेडिकेशन, पहले उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। खैर ये बात हम बाद में कर लेंगे। प्रेगनेंसी में ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज कुछ ऐसी इलनेसेस ना हो जाए, फॉर दैट यू हैव टू टेक प्रायर प्रिकॉशन, और तभी उस कंडीशन में वुड बी मदर के लिए बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन भी ज़रूरी है, जितना हो सके, ताकि कोई आउटवर्डली अनवांटेड सिचुएशन डेवलप ना हो जाए। सो खाना पीना ये वो तो देना भी है, कुछ पैसिव डायरेक्शंस भी होना चाहिए, कुछ एक्टिव रेस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों से कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए उसको अवॉइड करें। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा। और इस पॉइंट को फिर से समझ लेना, ट्रॉमा का मतलब हमेशा घर में गिर जाना नहीं होता या सीढ़ी से फिसल जाना नहीं होता। ट्रॉमा का मतलब 3 किलोमीटर कैब में जाके एमएनसी में बैठना भी होता है, रोज सुबह सुबह रिक्शा पे बैठ के 4 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन तक जाना, वो भी ट्रॉमा होता है। लोकल ट्रेन में 50 किलोमीटर का सफर करना, ये भी ट्रॉमा होता है। ठीक? और एक पोस्चर में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे 8 घंटे बिताना, ये भी ट्रॉमा होता है। बोले कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन ये भी एक ट्रॉमा होता है, बिकॉज उस पीरियड में मॉडरेट रेस्ट, मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट डाइट, ये सारा रिक्वायर्ड होता है, और सबका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सोए रहो तो भी ट्रॉमा है, और बिल्कुल ओवर एक्सर्शन में चले जाओ तो भी ट्रॉमा है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद कुछ कंडीशन है जिसको हम नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि कुछ रेगुलर रूटीन फिनोमेना है प्रेगनेंसी का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो बिल्कुल कम या ज़्यादा हो रहा है बहुत, लाइक मॉर्निंग सिकनेस। और ये बिल्कुल ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है टू नोट डाउन करना, और ये बहुत ज़्यादा हो, हाइपरेमेसिस ग्रेविलियरम हो रहा हो, तो भी इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लिए क्या क्या आप कंडीशन करते हो, क्या तैयारियां करते हो, मतलब क्या मेडिकेशन देते हो, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या देते हो, दीज आर द फैक्टर। यहाँ पे हम आपको वो फैक्टर अभी नहीं बताने जा रहे हैं जो फिर बाद में इंट्रा-यूट्राइन लाइफ से रिलेट करके प्रिस्क्राइबिंग में हेल्प आता है, जिसके अंदर भी मदर का जनरलिटीज़, डाइट, ये वो बहुत सारा डिज़ायर रिवर्शन आता है। अभी हम सिर्फ वो आपको देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है? सो अभी तक क्या क्या लिख लिया इंट्रा-यूट्राइन लाइफ में? history of medication, any illness, emotional impact. नेक्स्ट क्या लेते हैं? हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप उसको एक डिवीजन बना देना, मदर साइड, फादर साइड। मदर साइड में फिर डिवाइड कर देना, मदर के मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड। और ये कभी कभी बहुत और एडवांस लेवल में जब आप मतलब मेल वहाँ उसका यूटिलाइजेशन है, कभी बाद में सुझा देंगे, बट इस चीज़ को फैक्टर को याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखोगे
हमको लेना है ना, वो सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेटिव्स। ताऊ जी का लेना है, चाची का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आया? यस अंकल जी क्या है, ब्लड रिलेटिव है। आंटी दूसरे फैमिली से आई हैं, उनका अभी लेके वो नोट करके फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इस रिलेट करने में, उसका बाद में दूसरा एडजस्टमेंट होगा, वो अलग चीज़ है। सो जो फैमिली हिस्ट्री का ट्री बनाओगे उसमें आप क्या फिल्टर करोगे? सो फर्स्ट एम्फेसिस विल बी ऑन दोज रिलेटिव्स विच आर योर ब्लड रिलेटिव्स, नॉट योर सोशल रिलेटिव्स। इसका मतलब ये नहीं कि दादा का लेना और दादी का नहीं लेना, ठीक है? वहाँ दोनों जरूरी है, दादा भी और दादी भी। बट चाचा के केस में चाचा का आएगा, चाची का नहीं आएगा। मामा के केस में नाना नानी का वेरी गुड। हाँ, तो वो जिस घराने से आई है उधर से लेंगे उसको वापस। तो मामू की बेटी थी ना वो, तो मामू के रास्ते से आएगी ना, वहाँ से आ जाएगी, उसी रास्ते से आएगी। ठीक, अब फैमिली हिस्ट्री में किस तरह के डिजीजेस को लोगे? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रह गया, दोबारा वापस आ जाओ तो इंटरनेट लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस तरह के। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बहुत सारे कंडीशंस में देखोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कुछ स्किन डिजीज डेवलप होता है, पहले नहीं था, उस टाइम पे अचानक किसी वजह से आ गया। और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा देखोगे, मतलब इसको हम नहीं कह सकते कौन सा, एक जनरल आईक्यू या कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ पे देखोगे बहुत लोग एक कस्टम बना लिया है कि प्रेगनेंसी है ना, कोई दवाई नहीं खाना चाहिए, खाएंगे दवाई तो नुकसान करेगा, इसलिए क्या करेंगे, दवाई मसाज करेंगे। इसलिए लोग खाने वाले दवाई पे नहीं जाते, मसाज करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। स्किन पे बहुत अच्छे से मसाज कराया, 2 दिन में खत्म हो गया, 2 हफ्ते में। दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल मेथड। और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सप्रेसिव और डिजीज डेवलप हो आता है, स्पेशली मोस्टली ऑफ सोरिक नेचर। और जो ये हार्म सबसे ज़्यादा उस बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है एज कम्पेयर टू द मदर। और खास के देखोगे कि जब वो लेप चढ़ाया जा रहा है तो वो लेप कौन से ग्रुप का है, इसको भी आइडेंटिफाई कर लेना। ये एक और बहुत एडवांस स्टेट का है, आप याद करोगे, स्पेशली ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर स्किन डिजीजेस, हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं कि सप्रेशन या ऑइंटमेंट। बहुत अच्छे से एक चीज को नोट करना कि उनकी ऑइंटमेंट था, सल्फर ग्रुप था, मरकरी ग्रुप था या स्क्वाड था। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर ग्रुप, दूसरा क्या होता है, मरकरी ग्रुप, तीसरा स्क्वाड। आज के दौर में सबसे ज्यादा क्या चलता है जी, हनीमून के टाइम में सबसे ज्यादा क्या चलता था, मरकरी। और हनीमून से पहले चलता था सल्फर, और सल्फर मरकरी बहुत दिन चला, बाद में मरकरी ज़्यादा चला। आज भी बहुत सारे ऑइंटमेंट के अंदर देखोगे, इवन बहुत सारे वैक्सीनेशंस में देखोगे और बहुत सारे मेडिसिन्स में भी देखोगे, उसका मरकरी का कुछ कुछ कंटेंट होता है। इसका इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। अच्छा, ये मरकरी से याद आ गया, एक और चीज़ फिर से बता रहे हैं, उसको नोट कर लेना। इसी प्रेगनेंसी के लिए ही इंटरप्लांट में भी काम आएगा, बाद में भी काम आता है। मरकरी और लीड, इस दो का एक और बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस है। और हमारे कंट्री में देखोगे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ तो इसका इंटरफेरेंस हमको देखना ही पड़ता है। पता है वो क्या चीज़ है? सिंदूर।
एक डायलॉग था ना, 2 चुटकी की कीमत उनका समझो क्या। हाँ, तो आप देखोगे कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां सिंदूर सिर्फ टीका की तरह नहीं लगाया जाता, जहां जहां खाली है पूरा भरा जाता है। एंड दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ दिस। वहां देखोगे आप, वो भी देखोगे 2 तरह का मिलता है, एक हल्का वो क्या बोलते हैं केसरिया रंग का, और दूसरा लाल। One is having high lead content, another is having high mercury content. खैर, ये तो बाद में पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के लिए बहुत सारे कंडीशंस ऑफ इलनेस के लिए। और ये सब चीज़ें क्या रूटीनली फॉलो तो होता है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेडिशनल एक फैक्टर बन जाता है कि अक्सर हम इसको ना मैनेज कर सकते जल्दी और ना उसको समझते हैं, और फिर वो एक कंडीशंस चलती चली आ रही है, चलती चला आ रहा है तो चला आ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। अभी इसी क्रॉनिक डिजीज़ का जब हम इंट्रो पढ़ाएंगे, जब मेन शुरू होगा, तो इसमें देखना एक कर्व लिखा है, आप लोग चाहो तो अभी नोट कर लेना, समझाएंगे जब पढ़ाने के टाइम। कर्व है स्यूडोसिफिलिस, नाम सुना है? स्यूडो 16 तो सबने सुन रखा है, स्यूडोसिफिलिस किसने सुना? इंतजार में बैठे हो जब क्रॉनिक डिजीज होगा लास्ट में, पता चला लॉकडाउन में ये भी निकल जाता तो। चलो, स्यूडोसिफिलिस एक टर्म है जो आपकी क्रॉनिक डिजीज में भी है। वहाँ इसलिए कहा जाता है कि हनीमैन हैज ऑब्जर्व, जस्ट छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं, बाद में दिखाएंगे, मेनी पेशेंट आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस और सिफिलिटिक डिजीज, but after a strong scrutinization, Hahnemann has not found any indication of syphilitic infection. मतलब पेशेंट सिफिलिटिक डिजीज का सिम्टम, सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन शो कर रहा है, लेकिन पेशेंट की पूरी हिस्ट्री में, इवन फैमिली में भी कोई सिफिलिस का इंडिकेशन नहीं है। मतलब सिफिलिस के इन्फेक्शन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बिकॉज हनीमैन वाज सो लॉजिकल थिंकिंग। आपको पता ही होगा कि हनीमैन को ये चीज़ उसके फादर से ट्रेनिंग मिली थी, पक्का? क्या था वो ट्रेनिंग? आज के दौर में बच्चे को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हाथ में एक मोबाइल दे दो, खुद ब खुद लॉक हो जाता है वो। नहीं, ये वाला नहीं था, उसको हनीमैन के फादर ने एक लेसन दिया था, टेक एवरीथिंग देन होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज ट्रू। तो सबसे पहला था टेक एवरीथिंग, सबकी सुनो, किसी को बायस होकर नकारो मत, लेकिन सबको परखो, दैट मीन्स यूज योर ओन IQ, लॉजिक। और जब एक बार सच्चाई पता चल जाए, दुनिया क्या कह रही है इसका परवाह मत करो, फॉलो ऑर्डर सपेरे नहीं, डेयर टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इसका मतलब सिर्फ नहीं होता है डेयर टू नो। सो ये रीज़न था जब हनीमैन ने सर्च आउट करना शुरू किया कि सिफिलिस की हिस्ट्री नहीं है, सिफिलिस का डिजीज़ नहीं है, तो सिफिलिस मैनिफेस्टेशन कहाँ से आया। फिर उसने देखा कि ये पेशेंट को सोरिक डिजीजेस थे, बट उन सारे सोरिक डिजीजेस के लिए इसने ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा एंटीसिफिलिटिक लिया, मर्क्यूरियल लिया, कि अब वो सोरिक कंडीशंस, सोरिक सॉइल के ऊपर सिफिलिस का फल फूलने लगा, जो कि एक्चुअली सिफिलिस नहीं है। दैट इज अ टाइप ऑफ सर्टेन आइट्रोजेनिसिटी। फिर इसने उसका नाम दिया स्यूडोसिफिलिस। स्यूडो मतलब झूठा, झूठ बोलने वाला नहीं। हाँ, वो झूठ बोल रहा है कि हम सिफिलिस हैं, एक्चुअली है नहीं वो।
ये इसलिए बताया कि जो इस तरह के ट्रीटमेंट, इस तरह का मेथड, ये जो कंडीशंस लेके कभी कभी आता है और बच्चे के अंदर आप देखोगे सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन आ रहा है तो आप तो तुरंत एंटी सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ के ऊपर आ जाओगे। हम प्रैक्टिकल बात करें तो अगर ये नहीं पता किया तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो एंटीसोलिक रिक्वायर्ड है, सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशंस के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये सिफिलिस एक्वायर्ड इम्पोज्ड एटोजेनिसिटी की वजह से हुआ है, ये डायनामिक इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ है। हमको मेडिकेशन देना है डायनामिक इफेक्ट वालों के लिए, बाकी के लिए मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो एफरोजम नंबर 5 का वो सोर्स जहां हमने आपको पढ़ा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ ए क्रोनिक डिजीज, ये गाइड करता है वेयर टू सर्च फॉर मैथमेटिक इंडिकेशन। ठीक, और उसको सर्च करने के लिए एफरोजम नंबर 204 में जो बताया, यहाँ पे आओगे और 206 में जो बताया उसको यूटिलाइज करोगे। आप 206 में टाइम है अभी बताने का, खाना भी ज़रूरी है नहीं, और खाने के बाद फिर दोबारा आना भी ज़रूरी है नहीं, गाना भी कुछ याद आ रहा हो, बंद कर ले भाई।